चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार फिर पुनः करंट अफेयर के इस सीरीज को। देखेंगे हम लोग दोस्तों विस्तार से। करंट अफेयर के इस सीरीज में जीके जीएस को जोड़ते हुए करंट अफेयर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और करेंगे अपना ज्ञानवर्धन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज करंट अफेयर के इस सीरीज को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ज़्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड किसके नाम था? आपको बताना है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में ज़्यादा छक्के लगाने के रिकॉर्ड किसके नाम था। ऑप्शन है आपके सामने ऋषभ पंत, टिम साउदी, कपिल देव, क्रेग मैकमिलन। बताते चलें, हाल ही में जो है सो यह रिकॉर्ड टूटा है, इसलिए चर्चा में भी आया हुआ है। तो ऑप्शन जरा आप ध्यान से कीजिएगा। किसके नाम था, किसके नाम था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टीम साउदी। क्या हो जाएगा? टीम साउदी। बताते चलें, भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे टेस्ट टूर्नामेंट के इस सीरीज के दरमियान ऋषभ पंत ने यह जो सो रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 23 साल की उम्र में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस सूची में टीम साउदी पहले स्थान पर थे, मगर ऋषभ पंत के इस रिकॉर्ड के बाद वो दूसरे स्थान पर चले गए। वहीं कपिल देव तीसरे स्थान पर चले गए और क्रेग मैकमिलन चौथे स्थान पर चले गए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत सीमा को बढ़ाकर 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ऑप्शन आपके सामने सभी आंकड़े लाख प्रति माह में दिए गए हैं, तो एक बार ध्यान से देख करके बताइएगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? देखिए, सभी आंकड़े लाख प्रति माह में दिए गए हैं, तो ऑप्शन है आपके सामने 1,20,000, 1,25,000, 1,30,000 या फिर 1,35,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों 1,25,000। क्या होगा? 25,000। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और करंट अफेयर के साथ जीके जीएस की जो हर दिन जानकारी पाना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप जानते हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। आप सभी समझदार हैं। बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जिस प्रकार से हम हर रोज किसी ना किसी मुद्दे को पूरे जो है सो विस्तार से चर्चा करने का कार्य कर रहे हैं, इसी दरमियान आज हम लोग जो है सो इटली का जो है सो करेंगे ऑपरेशन। इटली का ऑपरेशन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन आने लायक हमने संग्रह कर सका है, उसे जो है सो आपके बीच रखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ऑप्शन को कि इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है मारियो द्राघी, सर्जियो मैटेरेला, जूसेपे कोंटे, योशिहिदे सुगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मारियो द्राघी। क्या हो जाएगा? मारियो द्राघी। सर्जियो मैटेरेला वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कौन है? सर्जियो मैटेरेला राष्ट्रपति है, जिन्होंने मारियो द्राघी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। साथ ही इससे पहले जूसेपे कोंटे इस पद पर बने हुए थे। हालांकि उनके ऊपर जो है सो आरोप लगा और उनकी विफलता के कारण देखते हैं हम लोग कि मारियो द्राघी को पद मिला। बताते चले, इटली में कोरोना के कारण उपजे हालात कुछ ज़्यादा ही खराब हैं। 90,000 से अधिक लोगों की अब तक कोरोना से वहाँ पर मौत हो चुकी है और इसी के जो सो कारणवश जूसेपे कोंटे को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो चलिए ऑपरेशन के तहत आज करते हैं हम लोग इटली का ऑपरेशन और जानने का प्रयास करते हैं इटली से ज़्यादा जानकारी को। यहाँ के समाचार एजेंसी का नाम क्या है? अंसा। क्या नाम है? समाचार एजेंसी का नाम अंसा है। यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ पे है? रोम है।
रोम है, राजधानी कहाँ है? रोम है, जो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से टाइबर नदी के किनारे? बोल कौन से नदी के किनारे? तो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ की मुद्रा का नाम हम लोग जानना चाहें तो क्या है? लीरा है। क्या है मुद्रा का नाम? लीरा है। जबकि राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें हम लोग तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सफ़ेद लिली है। क्या है? सफ़ेद लिली यहाँ की जो है सो राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ से संबंधित कुछ और भी जानकारी को। बात करें विश्व के सबसे बड़े गिरजाघर की, सबसे बड़े गिरजाघर की, तो वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। क्या नाम है? वेसिलिका, वेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। क्या नाम है? सेंट पीटर वेटिकन। यहाँ का जो है सो जो स्थित है वो सबसे बड़ा गिरजाघर है। क्या है? सबसे बड़ा गिरजाघर है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा महल। अगर सबसे विश्व के सबसे बड़ा महल की बात करें तो वेटिकन सिटी। क्या है? वेटिकन सिटी पैलेस यहीं पर स्थित है। कहाँ पे है? इटली में है। तो वेटिकन सिटी पैलेस कहाँ पे है? सबसे बड़ा महल इटली में ही है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं पिसा की झुकी हुई मीनार, जो 7 आश्चर्यों में से एक है। क्या है? पिसा की झुकी हुई मीनार भी हमें जो है सो यहीं पे मिलता है। कहाँ पे? इटली में ही मिलता है। उसके साथ ही कालोसियम, इन्हीं में से एक कालोसियम भी यहीं पे है। कहाँ पे है? इटली में ही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है सो यूनेस्को द्वारा, किसके? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में घोषित सबसे ज़्यादा घोषित जो सो सबसे ज़्यादा कहाँ से किए गए हैं? तो इटली से किए गए हैं या इटली से संबंध रखते हैं। चलिए बात करते हैं आगे और इसकी और देखते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को क्या कहा जाता है? तो यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इटली यूरोप में उसी प्रकार का प्रतिनिधित्व करता है जिस प्रकार का भारत करता है। भारत जिस प्रकार से कृषि में सबसे आगे है, या तो कृषि के क्षेत्र में इनका जिस तरह से योगदान है, उसी तरह से हम लोग देखते हैं यूरोप में जो है सो इटली का योगदान है। यूरोप में जो है सो इटली का योगदान है। इटली से ही अधिकांशतः जो है सो खाद्य पदार्थ उपजाए जाते हैं और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों को भेजे जाते हैं। चलिए बात करते हैं और देखते हैं कुछ अन्य जानकारी को इसी से संबंधित। हम लोग बात करें प्राचीन विश्व की जो सो साम्राज्य का, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुछ भौगोलिक उपनाम। तो जो सो प्राचीन विश्व की जो सो साम्राज्य का बात करें तो किसे जाना जाता है? रोम को जाना जाता है। यहीं पर इंटरनल सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो रोम का जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन लगभग अधिकांशतः एग्जामों में पूछा गया है इससे संबंधित, वो है 7 पहाड़ियों का नगर। क्या है? 7 पहाड़ियों का नगर। तो आप सभी जानते होंगे रोम को जाना जाता है 7 पहाड़ियों के नगर के नाम से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने जेहन में बैठा लें। इसके साथ ही पोप का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो रोम को जाना जाता है। रोम को जाना जाता है पोप के शहर के नाम से। और इतना ही नहीं, अगर हम लोग बात करें रक्तवर्ण महिला के नाम से तो इटली को ही जाना जाता है। जबकि पश्चिम का बेबीलोन के नाम से किसी को जाना जाता है तो वो है इटली का रोम, को है इटली का रोम। तो ये कुछ संबंधित जानकारी थे इटली से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं आगे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी, 14 फरवरी, 15 फरवरी या फिर 16 फरवरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 फरवरी। क्या हो जाएगा? 13 फरवरी। 13 फरवरी के विषय में हमने पिछले वीडियो में भी देखा है और हमने देखा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस भी
13 फरवरी को मनाया जाता है। हमने इस पर विस्तार से चर्चा किया है, हालांकि हम पुनः इस पर फिलहाल चर्चा नहीं कर सकते हैं। आप यदि देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस के विषय में और 13 फरवरी की करंट अफेयर को, तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। T20 क्रिकेट में 103 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है? T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है? ऑप्शन है आपके सामने इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। इसका क्या राइट आंसर होगा? पाकिस्तान। अगला है धाविका बेयाटेरी चेपोकोचे। क्या है? धाविका बेयाटेरी चेपोकोचे किस देश की है जिसने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो नाम एक बार आप फिर से देखिएगा, बेयाटेरी चेपोकोचे। क्या नाम है? बेयाटेरी चेपोकोचे किस देश की रहने वाली है जिसने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकेंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है आपके सामने केन्या, ब्राज़ील, नॉर्वे, नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केन्या। क्या होगा? केन्या इसका राइट आंसर होगा। अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक अमेरिकी सरकार ने बना करके सीनेट में किसे भेजा है? अमेरिकी सरकार ने हाल ही में ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का निदेशक अमेरिकी सरकार ने ही बना करके सीनेट में किसे भेजा है? ऑप्शन है आपके सामने प्रेम चोपड़ा, आकाश चोपड़ा, रोहित चोपड़ा या फिर अंजुम चोपड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोहित चोपड़ा। क्या होगा? रोहित चोपड़ा इसका राइट आंसर होगा। यूएई का हॉप प्रोब कौन से ग्रह के कक्ष में पहुंच गया है? हम लोग आज विस्तार से यूएई को भी जो है सो जानने का प्रयास करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे आखिर यूएई के विषय में बहुत कुछ। तो उससे पहले आपको आंसर देना है कि यूएई का हॉप प्रोब कौन से ग्रह के कक्ष में पहुंच गया है? आपके सामने ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगल। क्या होगा? मंगल ग्रह के, जिसे हम लोग लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रह से? लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए यूएई के विषय में जानते हैं विस्तार से कुछ। तो यूएई की बात करें तो यूएई कुछ राज्यों का समूह है जहां पे हर एक राज्य में अलग अलग शेख के नाम से शासन चल रहा है। शेख के नाम से शासन चलाया जाता है। वहाँ के प्रधान कौन होते हैं? तो शेख होते हैं। बात करें यूएई को तो यूएई 7 ऐसे राज्यों का समूह है। वहाँ पे 7 शेख जो है सो शासन चला रहे हैं और उसी का संयुक्त रूप यूएई है। क्या है? यूएई है, यूनाइटेड अरब इमीरात। क्या है? यूनाइटेड अरब इमीरात। इसे यूएई के नाम से हम लोग जानते हैं। और उन 7 राज्यों की यदि हम लोग बात करें तो 7 राज्य में कौन कौन से हैं? आबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्मा अल कुबैन, अगमान और फुजैरह इस इल खेमा। ये जो है सो वहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग देखें जो है सो वहाँ पर राज्य हैं जहाँ पे शेख जो है सो शासन चलाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें हम लोग तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या नाम है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्या है? नहयान। इसके साथ ही यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। कौन है? मोहम्मद बिन राशिद
अल अकतूम यहाँ के जो है सो प्रधानमंत्री हैं। हम लोग जानते हैं कि इनका जो है सो संयुक्त अरब अमीरात का ये जो सो पहला इंटर प्लेनेटरी मिशन था। क्या था? पहला इंटर प्लेनेटरी मिशन था, जिसको इन्होंने अपने देखा जाए तो जापान के सहयोग से 20 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था। ये जो है सो 12 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह के कक्ष में पहुंच गया है। इसको बात करें पहुंचने में होप प्रोब को, तो यहाँ पर कितना दिन लगा? 209 दिन का समय लगा। कितना दिन का समय लगा? 209 दिन का समय लगा। और इसके साथ ही यूएई जैसे ही यूएई का ये होप प्रोब जो है सो मंगल के कक्ष में पहुंचा, दुनिया का 5वां देश में इसका नाम शामिल हो गया। मंगल तक के मिशन में दुनिया का 5वां देश के नाम में इसका नाम शामिल हो गया। यदि हम लोग बात करें मंगल की, तो मंगल का जो है सो 2 उपग्रह हैं, डिवोस और फबोस। क्या है? 2 उपग्रह हैं, डिवोस और फबोस। साथ ही 687 दिन में, कितने दिनों में? 687 दिनों में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। कितना? 687 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है। और यदि हम लोग देखें सौरमंडल से, यदि हम लोग मंगल की स्थिति को देखने का प्रयास करें, तो पृथ्वी के बाद ये अगला ग्रह है और पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार से मंगल जो है सो चौथे स्थान पर स्थापित ग्रह है दूरी के अनुसार। मगर वहीं यदि आकार के अनुसार इसकी बात करें, तो आकार के अनुसार ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कुछ अन्य। इस बीच बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ से दी जा रही जानकारी को पीडीएफ के तौर पर हर दिन प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम में जाकर के सर्च करना है ह्यूमन क्रिएटर और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर जो सो आज तक के आपको जितने भी करंट अफेयर के वीडियो पीडीएफ अपलोड किए गए हैं वो मिल जाएंगे, वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। साथ ही आगे आने वाले दिनों में जितने भी पीडीएफ क्रिएट होंगे वो भी वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे और वीडियो के भी लिंक मिलते रहेंगे। तो यदि आप करंट अफेयर जीके जीएस से जुड़े रहना चाहते हैं तो स्वागत है हमारा टेलीग्राम चैनल पर। आप ज़रूर आइए, आपका हमेशा वेलकम होगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। G7 देशों का अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जा रहा है? G7 देश की जो सो G7 एक प्रकार का सम्मेलन है या एक प्रकार का समूह है जिसमें 7 देश हैं और इस देश का इस बार का जो है सो अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस बार जो सभा मीटिंग होने वाली उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? ऑप्शन है आपके सामने चीन, भारत, रूस, ब्रिटेन। करेंगे हम लोग यहाँ पर G7 पर विस्तार से कुछ चर्चा जानने का प्रयास करेंगे आखिर G7 क्या है। मगर इस बीच आप ऑप्शन को बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, चीन, भारत, रूस या फिर ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के फिलहाल प्रधानमंत्री कौन है? तो बोरिस जॉनसन हैं, जो इस बार 26 जनवरी परेड में शामिल होने वाले थे, मगर कोरोना के नए वेरिएंट पाए जाने के कारण उन्होंने अपना दौरा स्थगित कर दिया था। और दुर्भाग्य से इस बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या अतिथि शामिल नहीं हो सका था। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कुछ G7 की जो सो और G7 क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं और कौन कौन से G7 देश में है इसको भी हम लोग देखते हैं। बात करें G7 की, तो G7 मुख्य रूप से आर्थिक रूप से शक्तिशाली 7 देशों का समूह है। कितने देशों का समूह है? तो 7 देशों का समूह है। वो 7 देश कौन कौन हैं तो बताना चाहूँगा। उस 7 देश में हमारा भारत नहीं है,
चीन नहीं है और रूस भी नहीं है। तो है आखिर कौन कौन देश, चलिए एक बार देखते हैं। बात करें तो इसकी स्थापना G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और शुरुआत में इसके कितने देश शामिल थे इसमें? तो 6 देश शामिल थे। कितने देश? 6 देश शामिल थे। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन देश थे और कौन कौन देश फिलहाल है। देखिए फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और ब्रिटेन तथा अमेरिका इसके शुरुआती देशों में थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कनाडा इसमें शामिल हुआ। कौन सा शामिल हुआ? तो कनाडा इसमें शामिल हुआ। और कनाडा शामिल होने के बाद हम लोग देखते हैं रूस भी इसमें शामिल हुआ। कब? 1998 में रूस भी इसमें शामिल हुआ था। मगर हुआ ये कि रूस ने जो है सो अचानक से हम लोग देखते हैं कि यूक्रेन का एक जो सो क्षेत्र है क्रीमिया, कौन सा क्षेत्र है? क्रीमिया, तो उसको हड़पने का प्रयास किया, जिसके कारण रूस को G7 देश के सदस्यता से या सूची से हटा दिया गया। कब? 1998 में। 98 में इसे हटा दिया गया। बात करें आखिर इसको चीन का जो है सो क्यों नहीं रखा गया है, जब कि विश्व में चीन की जो है सो हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर आती है, फिर भी चीन इसमें क्यों नहीं है? तो इसका नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन का सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण जो है सो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का जो सो संपत्ति के मामले में यह बहुत पीछे है, यह तो बहुत कम है, जिसके कारण इसको G7 की सूची में शामिल नहीं किया गया है। G7 की सूची में शामिल नहीं किया है। बात करें G7 देश की कि आखिर ये इन्होंने जो सो G7 की जो सो गठन किया हुआ है, तो ये काम किस पे करती है? तो मुख्य रूप से स्वतंत्रता, मानवाधिकार सुरक्षा के साथ साथ लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि इसका प्रमुख सिद्धांत है और इसी पर ये काम करती है। किस किस क्षेत्र में काम करती है? तो स्वतंत्रता, मानवाधिकार सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और साथ में समृद्धि, यहाँ जो सो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं और ये इसी पर जो सो काम करती है। दोस्तों इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें। दोस्तों पसंद आया हो तो रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, जिसमें होंगे नए करंट अफेयर और करेंगे हम नए टॉपिक का पोस्टमार्टम। तो तब तक बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।